सभी को नमस्कार। पिछले 3 वीडियो से हम लोग सिलेजिनेला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिलेजिनेला के बीजाणुविद से संबंधित जानकारी दी थी, जड़, तना और पत्ती की संरचना के बारे में। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सिलेजिनेला के जनन के बारे में अध्ययन किया। लास्ट वीडियो में सिलेजिनेला में माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट नर युग्मोकोद्भिद का विकास, ये टॉपिक हम पूरा कर चुके थे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट सिलेजिनेला के जनन से संबंधित, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेगास्पोर, जिसे हम गुरु बीजाणु, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिलेजिनेला है वो एक विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है, जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग बनते हैं। अलग अलग प्रकार की बीजाणुधानी में इनका विकास होता है और ये स्पोर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो जो मेगास्पोर होते हैं या जिसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं, इसका निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर। सामान्यतः जो मेगास्पोर होंगे उसकी जो साइज होती है, आप ये देखें 0.15 mm से 0.5 मिलीमीटर तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइज या आमाप होता है वो लघु बीजाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। एक और अंतर आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी में जो माइक्रोस्पोर या जो लघु बीजाणु बनते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु की संख्या बहुत कम होगी, सामान्यतः 1 से लेकर 12 तक। स्पीसीज के ऊपर ये निर्भर करता है। लघु बीजाणुओं के समान ये बीजाणु भी टेट्राहेड्रल टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। हिंदी में इसे हम बोलते हैं चतुष्क फलकीय चतुष्क। आपको सामान्यतः ये 4 की संख्या में दिखाई देंगे। टेरिडोफाइट सिलेजिनेला की जो अधिकांश जातियां होती है उसमें मेगास्पोर की जो भित्ति होती है वो 2 स्तर की होती है, लेकिन कुछ जातियां जिसमें सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला क्रॉसियाना, उसके अंदर भित्ति जो होती है वो 3 स्तर की हो सकती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अगर हम गुरु बीजाणु की केंद्र का अध्ययन करें तो इसमें हैप्लॉइड या अगुणित केंद्र का आपको दिखाई देगा। कणिका में कोशिका द्रव्य दिखाई देता है और जो फैटी एसिड या जिसे हम वश्य अम्ल कहते हैं वो लघु बीजाणुओं की तुलना में इसकी मात्रा अधिक होती है, लगभग 40% तक। लघु बीजाणुओं के समान जो गुरु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो स्त्री युग्मोकोद्भिद में विकास होता है। हम जानते हैं कि मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, तो इनका विकास भी मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही प्रारंभ होता है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था कि माइक्रोस्पोर जो है वो 13 कोशिकी की अवस्था तक माइक्रोस्पोर का जो डिफ्रेंसिएशन या विभेदन या विकास जिसको हम कह सकते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर वहाँ से अपन कह सकते हैं कि स्फुटित या अलग हो जाता है और फिर आगे का विकास है वो जमीन के अंदर होता है। तो इसमें भी ये जो विकास की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विकास होगा फीमेल गैमेटोफाइट का वो किससे होता है, मेगास्पोर से, क्योंकि मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगा, जिसे हम गुरु बीजाणु भी कहते हैं। आज हम जो डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे हैं या विकास का अध्ययन कर रहे हैं, जो है हेडिंग ली अपने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, फर्टिलाइजेशन निषेचन जिसको हम बोलते हैं, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन चारों का हम अध्ययन करेंगे। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कैंपेल नामक वैज्ञानिक ने एक स्पीसीज में किया था। तो ये किस प्रकार से मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है उसको हम सचित्र या चित्र की सहायता से, डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आप ये देखें, ये डायग्राम ए के अंदर आपको एक मेगास्पोर दिखाई दे रहा है और तीनों भित्तियाँ आपको दिखाई दे रही है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। तीनों भित्तियाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ में 2 भित्तियाँ होती है और कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है इसमें 3 भित्तियाँ होती है। जैसे जैसे बीजाणु के साइज में वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है तो एक्सोस्पोर की वृद्धि जो होती है वो मीजोस्पोर की तुलना में अधिक तेजी से होती है, और इसी वजह से एक ऐसी स्थिति आती है जब एक्सोस्पोर यानी बाह्य भित्ति और मीजोस्पोर जिसे हम मध्य भित्ति कहते हैं उनके बीच में स्थान डेवलप हो जाता है। आप देखें डायग्राम बी के अंदर, देखें यहाँ, देखें ये आपको एक्सोस्पोर की भित्ति दिखाई दे रही है और ये मीजोस्पोर। तो आप ये देखेंगे इस जगह तो ये दोनों अटैच है, लेकिन इस पर्टिकुलर
आप वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर्टिकुलर जगह ये भित्ति है वो जुड़ी हुई है, लेकिन इस जगह क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक गैप उत्पन्न हो जाता है। क्यों गैप उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि जो बाह्य भित्ति है, बाह्य चोल जो होती है उसकी वृद्धि तेजी से होती है। तो इस सेकंड अवस्था में बी में जब हम अध्ययन करते हैं तो केवल एक जगह पर ही मीसोस्पोर और एक्सोस्पोर है वो अटैच है आपस में। ठीक है, ये जो स्थान जो मैंने आपको यहाँ गैप दिखा रखा है, आप इसमें शो भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, ये दोनों भित्तियों के बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो गैप होता है, ये जो रिक्त स्थान होता है, इसमें एक तरल पदार्थ है वो भरा रहेगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि थ्योरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनिला एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटा ऑफ सिलेजिनिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप देखेंगे कि गुरु बीजाणु के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक ये न्यूक्लियस है जो हैप्लोइड होता है, तो इसमें केंद्र के अंदर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, लेकिन समसूत्री विभाजन होने के बाद जो इसका जो अपन कह सकते हैं कि स्पोर है वो कैसा हो जाएगा, जीव द्रव्य है वो कैसा हो जाएगा, बहुकेंद्रकीय हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में भित्ति का निर्माण है वो नहीं होता है। और सभी सारे के सारे जो केंद्रक होते हैं, आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, आप ये नेक्स्ट डायग्राम सी में आप देखेंगे कि सारे के सारे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको इस साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहे हैं। ये अवस्था कब की है, ये बी के बाद सी आएगी, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि पहले इसमें केंद्रकों के अंदर विभाजन होगा, लेकिन भित्ति का निर्माण है वो इसमें नहीं होगा। और सेंटर के अंदर आप ये देख सकते हैं एक वैक्यूल, यहाँ पे देखेंगे एक वैक्यूल या एक रिक्तिका आपको दिखाई दे रही है। तो पहले स्टेज के अंदर क्या हुआ कि बाह्य चोल और मध्य चोल के बीच में गैप उत्पन्न हुआ, फिर केंद्रक ने माइटोसिस शुरू किया, माइटोसिस शुरू होने के बाद भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, तो बहुत सारे केंद्र जीव द्रव्य केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं और सेंटर के अंदर एक रिक्तिका आपको दिखाई देती है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे जैसे बीजाणु में वृद्धि हो रही तो जीव द्रव्य में वापस वृद्धि होने लगती है, और इसके कारण मध्य चोल पर फिर दबाव बनता है, क्योंकि जैसे केंद्र विभाजन होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सी स्टेज है, इसके अंदर ये जो गैप बना था बी स्टेज के अंदर, वो गैप क्या हो गया, वापस डिसअपीयर हो गया। यहाँ देखें आप बी के अंदर गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन सी के अंदर आपको गैप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्त्री युग्मोद्भिद के अंदर जीव द्रव्य की वृद्धि के साथ साथ ऊपर की तरफ आप ये देखें, अपर पार्ट की तरफ, यहाँ देखें ये ऊपर वाला पोर्शन एक पर्टिकुलर दिखाई देगा। इस ऊपर वाले पोर्शन में केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण है वो प्रारंभ हो गया, और 2 से 3 स्तरीय सेलुलर टिश्यू बनते हैं। आप देखें ये लिख रखा है सेलुलर टिश्यू, तो ठीक है, कोशिकीय उत्तक आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, और ये कोशिकीय उत्तक एक भित्ति द्वारा, जिसे हम क्या कहेंगे डायफ्राम कहते हैं, उसके द्वारा बाकी से आपको ये अलग दिखाई देगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये कोशिकीय स्तर बन गया तो उस समय जो भित्ति है वो उसकी एक्सपोज हो जाती है, और जो युग्मोद्भिद है वो एक्सपोज हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि आप डायग्राम डी में देखें कि सारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम आर्किगोनियम कहते हैं उसका विकास कहाँ होगा, सेलुलर जो टिश्यू है उसके अंदर होगा। अब आप ये देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से आर्किगोनियम का विकास प्रारंभ हुआ, किस प्रकार इस सेलुलर टिश्यू या कोशिकीय उत्तक के अंदर आपको आर्किगोनियम दिखाई दे रही है। ये सारा का सारा पोर्शन है, ये किस में दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे कि किस प्रकार इस कोशिकीय उत्तक में आर्किगोनियम का निर्माण हो रहा है। ये डेवलपमेंट दिखा रखा है स्त्रीधानी का, आर्किगोनियम का, लगभग लाइकोपोडियम के समान ही है। आप ये देख सकते हैं कि कोशिकीय उत्तक के अंदर जो सुपरफिशियल सेल है उसने आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य किया, इसमें एक परिणति विभाजन हुआ, बाहरी कोशिका ने प्राइमरी कवर सेल के रूप में कार्य किया, और अंदर की कोशिका ने सेंट्रल सेल के रूप में कार्य किया। आप ये सीधा देखें डी के अंदर, या अपनी ये डायग्राम ई में आ जाए सीधा, क्योंकि ये डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। तो ये जो सेंट्रल कोशिका होती है, इस सेंट्रल कोशिका का कार्य जो होता है कि अंदर की तरफ नेक कैनाल सेल, ये आपको दिखाई दे रही है, वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल, इन तीनों कोशिकाओं का कार्य, तीनों का निर्माण। या मैच्योर के अंदर देखें, ये आपको एग सेल दिखाई दे रही है, ये वेंट्रल कैनाल सेल दिखाई दे रही है, और ये नेक कैनाल सेल दे रही है। ये तीनों जो कोशिकाएं जो आर्किगोनियम के अंदर पाई जाती है उसका डेवलपमेंट किससे होगा, केंद्रीय कोशिका से होगा। तो अब आपके पास क्या बच गया कि सेंटर वाले पोर्शन आ गए, तो नेक सेल होती है, उस नेक सेल का निर्माण किससे होता है, नेक इनिशियल जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, या प्राइमरी कवर सेल दिखाई दे रही है, उसमें पहले विभाजन हुआ, ये नेक इनिशियल के रूप में कार्य करेगी। और ये जो नेक इनिशियल सेल है वो अपन ये कह सकते हैं कि इस प्राइमरी कवर सेल में 2 विभाजन होते हैं, तो
4 जो है वो नेक इनिशियल सेल बनेगी, ये आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, 2 दिखाई दे रही है, या इस डायग्राम में आप दिखाई दें तो 1 2 3 और 4 आपको 4 कोशिकाएं दिखाई दी है। और चारों जो ग्रीवा कोशिकाएं, इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 8 नेक सेल का निर्माण होता है जो 2 टीयरों में व्यवस्थित होती है। तो आप ये देख सकते हैं एक टीयर के अंदर 1 2 3 और 4 4 आपको कोशिकाएं मैच्योर के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो लगभग जो परिपक्व स्त्रीधानी या जैसे हम आर्किगोनियम कहते हैं उसकी संरचना लाइकोपोडियम की स्त्रीधानी के लगभग सिमिलर है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट है वो बना है मेगास्पोर से, और किस प्रकार उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम का डेवलपमेंट या स्त्रीधानी का विकास हुआ है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो स्त्री युग्मोकोद्भिद के बीजाणुधानी से मिट्टी में गिरने के बाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जातियां ऐसी भी होती है जिस समय फर्टिलाइजेशन के समय स्त्री युग्मोकोद्भिद बीजाणु के अंदर ही होता है, उस समय ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ स्पीसीज के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व अपन जानते हैं कि जो नेक कोशिका हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। वेंट्र कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस का निर्माण करती है जो कि पुमड़ों को आकर्षित करती है। बहुत सारे पुमड़ स्त्रीधानी में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक ही फर्टिलाइज्ड होगा और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है एक जाइगोट डिप्लॉइड, वो आपको दिखाई दे रहा है स्त्रीधानी की, जिसे हम वेंट्र कहते हैं, उसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिलेजिनिला की कुछ जातियों में सीड हैबिटेट या बीज स्वभाव जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको दिखाई दे सकता है। ये भी आपको जानकारी रखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें सीड हैबिट या बीज स्वभाव है, वो आपको दिखाई देता है या आप देख सकते हो, एग्जाम्पल बताना है। अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिप्लॉइड आपके पास जो जाइगोट बना, ये बीजाणुद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगा। सबसे पहले इस जाइगोट के अंदर आप देखेंगे एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इसे 2 कोशिकाएं बन गई। ऊपर की तरफ सस्पेंसर सेल जिसे हम निलंबक कोशिका कहते हैं, ये एपीबेसल सेल भी कह सकते हो आप इसको, और जो हाइपोबेसल सेल है उसे हम भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। सस्पेंसर जो कोशिका होती है उसका जो मुख्य कार्य होता है, ये लंबी हो जाती है और सस्पेंसर का कार्य करती है और ये विकासशील भ्रूण को स्त्री युग्मोकोद्भिद में धकेलने का या पहुंचाने का कार्य करेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि बी से सी डी ई ये सारे के सारे विकास के क्रम को दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट के अंदर आप इस डायग्राम पे आ जाएं, डायग्राम एफ के अंदर यहाँ तक पहुँचते समय कैसा विकास हुआ है, किस प्रकार से हुआ। भ्रूणीय कोशिका जो होती है, जो नीचे वाली एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रथम विभाजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिससे 2 संतति कोशिकाएं बनती है, और प्रत्येक संतति कोशिका पुनः विभाजित होती है, जिससे 4 कोशिकीय भ्रूण बनता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये 4 कोशिकीय जो भ्रूण है वो आपको डायग्राम एफ के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इन चारों कोशिकाओं में से एक कोशिका ऑब्लिक वॉल द्वारा विभाजित होकर एक त्रिपृष्ठीय कोशिका बनाती है। ये देखें, 4 में से एक कोशिका यहाँ पे इस प्रकार से विभाजित होगी। तो ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं त्रिपृष्ठीय कोशिका, और यही कोशिका भ्रूणीय प्ररोह की शीर्ष कोशिका एपिकल सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक सूट के रूप में कार्य करेगी। यह प्रोसेस आपको याद रखना जरूरी है। डायग्राम बताते समय आप एक डायग्राम याद रखें, बी याद रखें, और उसके बाद वर्णन करके सीधा एफ डायग्राम को आप दिखा सकते हैं। अब 4 कोशिकीय भ्रूण की शेष जो 3 कोशिकाएं तथा शीर्ष कोशिका की जो सिस्टर सेल अर्थात कुल 4 कोशिकाएं एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा और विभाजित होती है, जिससे 4 कोशिकाओं के 2 टीर बन जाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि 4 कोशिकाओं के 2 टीर यानी 8, और एक आपके पास ये जो त्रिपृष्ठीय कोशिका बन गई, यानी कुल मिला के 9 कोशिकाएं आपको विकासशील भ्रूण के अंदर दिखाई देगी। कितनी? 4 + 4 + 1। ये भी आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूछा जाए या भ्रूण का विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूछा जाए तो उसमें आपको जानकारी देनी है। अब जो दोनों टीयर की जो कोशिकाओं के अनियमित विभाजन से एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा, जो कि डायग्राम जी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, या एच आई के अंदर भी आप उसको एच के अंदर दिखा सकते हैं, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। ये आपको ध्यान रखना है कि निचले टीयर में विभाजन ऊपरी टीयर जो लेयर होते हैं उसकी तुलना में अधिक होता है, और निचला टीयर होता है वो हमेशा फूट का निर्माण करेगा, यानी जो फूट होता है उसका मुख्य कार्य ऑस्ट्रेरियल ऑर्गन के रूप में होता है। ये स्त्री युग्मोद्भिद से जो डेवलप होने वाला बीजाणुद्भिद उसके विकास के लिए पोषक पदार्थों को पहुंचाने का या अवशोषित करने का कार्य करेगा। फूट के निर्माण के साथ साथ भ्रूण के जो ऊपरी भाग की कोशिकाएं होती है उसमें भी क्वाड्रेंट बनता है, यानी कोशिकाओं का समूह बनता है, और वो जो क्वाड्रेंट होगा वो
धीरे धीरे क्या करेगा, बीज पत्रों के रूप में कार्य करेगा। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि लीफ प्राइमोर्डिया आपको दिखाई दे रहे हैं, विकासशील भ्रूण के अंदर सस्पेंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बीज पत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, लिग्यूल आपको दिखाई दे रहा है, शूट एपेक्स दिखाई दे रहा है और रूट भी। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से सिलिजिनिला में जाइगोट के बनने के बाद जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से शूट, रूट, फूट या जिसको हम लिग्यूल कहते हैं, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स का निर्माण होता है। तो सिलिजिनिला के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया कि पूरी जो लाइफ साइकिल सिलिजिनिला की होती है वो किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।